Hello everyone and welcome back to Listen Up Classes. Welcome back to our new series When People Revolt 1857 and After. ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमें 1857 की क्रांति के सफर पर ले जाता है। एक सफर जो भारतीय इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर इंसान, हर क्लास का एक अपना किरदार है। राजा, पीजेंट, लैंडलॉर्ड या सिपाही, सिपॉय जिनको बोलते हैं, का एक साथ आना रिवोल्ट को यूनिक बनाता है। आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे पॉलिसीज एंड पीपल, नवाब लूजेस देयर पावर, द पीजेंट एंड द सिपॉय, रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म, थ्रू द आई ऑफ पीपल, म्यूटनी बिकम पॉपुलर अपराइजिंग, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, द अपराइजिंग स्प्रेड, द कंपनी फाइट बैक एंड आफ्टरमैथ। ये सभी टॉपिक एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज का हर ग्रुप पर अलग प्रभाव पड़ा। राजा, महाराजा, किसान, जमींदार, ट्राइबल और सिपाही सभी ने इनका असर अलग अलग तरीके से महसूस किया। कंपनी की पॉलिसीज ने तभी लोगों की सेंटिमेंट को ठेस पहुंचाई और उनके इंटरेस्ट को भी हार्म किया। तो रेजिस्टेंस यानी कि जो विरोध था वो शुरू हो गया। लोग अपने अधिकार के लिए कंपनी की बात को अपोज करने लगे। 18th सेंचुरी के बीच से नवाब और राजाओं की तख्त धीरे धीरे खत्म होने लगी। उनकी ऑथोरिटी, उनके ऑनर और उनका फ्रीडम सब कुछ कंपनी ने छीन लिया। रेसिडेंस को कोर्ट में स्टेशन कर दिया गया। अब कोर्ट ऐसा जगह था जहां राजा या नवाब अपने डिसीजन को सुनाते थे, यानी कि देखा जाए तो पूरा का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में था। तो जब ब्रिटिश ने अपने आदमी स्टेशन कर दिए, यानी कि अपॉइंट कर दिए उनके कोर्ट्स में, तो जो भी डिसीजन था अब वो ब्रिटिश लोग कंट्रोल करते थे। अब राजा के हाथ में वो कंट्रोल नहीं रहा। आर्म फोर्स को डिसबैंड कर दिया गया और रेवेन्यू और टेरिटरी को भी उनसे ले लिया गया। बहुत रूलिंग फैमिलीज ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की। जैसे उदाहरण के तौर पे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अडॉप्टेड सन को वारिस बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया। नाना साहेब, जो पेशवा बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे, उन्होंने अपने पिता की पेंशन के लिए प्लीड किया। लेकिन ब्रिटिश ने इन सारे अपील को रिजेक्ट कर दिया, अपने मिलिट्री पावर और सुपेरिटी पर घमंड करते हुए। अवध एक आखिरी टेरिटरी थी जिसे ब्रिटिश ने एनेक्स किया। 1801 में अवध पर सब्सिडरी अलायंस इंपोज किया गया। यानी कि सब्सिडरी अलायंस तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि आप अपना आर्मी नहीं रख सकते, ब्रिटिश आपको आर्मी प्रोवाइड करेगी, आपको बस उसका मेंटेनेंस चार्ज देना है। अगर आप मेंटेनेंस चार्ज नहीं दे पाते हो तो आपको आपके राज्य में से कुछ परसेंटेज ब्रिटिश को देना है एज ए पेनल्टी। ओके। 1856 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्लेम किया कि अवध मिस गवर्नमेंट है, यानी कि वहां पे ठीक तरीके से वहां पे गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, और उनका टेक ओवर कर लिया गया। इसके अलावा ब्रिटिश ने मुगल डायनेस्टी को भी खत्म करने का प्लान बनाया। 1849 में डलहौजी ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई है, उनका डेथ हो गया है और उनके परिवार राजा अब नहीं रहेंगे। मुगल किंग का नाम ऑफिशियली कॉइन से भी हटा दिया गया था। अब हम बात करते हैं पीजेंट्स और सिपॉय की। ब्रिटिश रूल के दौरान किसान और जमींदार दोनों ही हाई टैक्स और रिजिड रेवेन्यू कलेक्शन से परेशान थे। किसान अपने लोन वापस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी पुरानी जमीन उनसे छीन ली गई, यानी कि जिस जमीन से उनका संबंध था वो टूट गया। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही भी अपने सैलरी, अपने पे, अपने अलाउंस और अपने सर्विस कंडीशन को लेकर नाराज थे। नए रूल्स ने उनके रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस के खिलाफ थे, जो उनके गुस्से का एक बहुत ही बड़ा कारण बना। क्या आप जानते हैं कि उन दिनों काफी लोग बिलीव करते थे कि अगर उन्होंने समुद्र पार किया तो उनका धर्म और जाति खत्म हो जाएगा। 1824 में जब सिपाहियों को बुर्मा समुद्र के रास्ते भेजने का ऑर्डर दिया गया तो उन्होंने इससे मना कर दिया। सिपाही सिर्फ जमीन के रास्ते जाने के लिए तैयार थे। इस रिफ्यूजल के लिए उन्हें बड़ी कठोर सजा दी गई और सिपाहियों में अशांति और बढ़ गया। 1856 में एक नए लॉ के तहत हर नए रिक्रूट्स को, यानी कि जो नए लोग को रिक्रूट किया जा रहा है, उन्हें ओवरसीज ड्यूटी एक्सेप्ट करनी होती थी। ये रूल भी सिपाहियों के गुस्से का एक कारण बना। सिपाही और किसान एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बहुत सारे सिपाही खुद भी किसान थे और उनकी फैमिली ब्रिटिश पॉलिसी से अफेक्टेड विलेज में रहती थी। किसानों का गुस्सा सिपाहियों तक पहुंच गया।
और इसने ब्रिटिश रूल के खिलाफ और रेजिस्टमेंट यानी कि और विद्रोह को बढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म की। ब्रिटिश समझते थे कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म की ज़रूरत है और इस वजह से उन्हें कुछ सोशल चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, जैसे लॉ पास किया गया सती को बंद करने के लिए और विडो जो विधवा थे उनको रीमैरिज के लिए प्रमोट किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को एक्टिवली प्रमोट किया गया वेस्टर्न आइडियाज़ और एजुकेशन को फैलाने के लिए। 1830 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को अपने टेरिटरीज में फ्रीली काम करने का परमिशन दिया। मिशनरीज को लैंड और प्रॉपर्टी ओन करने की आज़ादी मिल गई, जो इंडियन सोसाइटी में उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का कारण बना। 1850 में एक नया लॉ पास किया गया जो इंडियंस के लिए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना इजी बनाता था। इस लॉ के तहत जो इंडियन क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करते हैं वो अपनी एसेंट्रल प्रॉपर्टी, कहने का मतलब है जो आपकी पूर्वजों की जमीन है, तो वो अपनी एसेंट्रल प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हैं। लेकिन इस लॉ ने बहुत सारे इंडियंस को यह महसूस करवाया कि ब्रिटिश उनके रिलीजन और कस्टम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ब्रिटिश रिफॉर्म को लेकर बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन दिखे। बहुत सारे इंडियंस ने महसूस किया कि उनके रिलीजन, ट्रेडिशन और वे ऑफ लिविंग को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। लेकिन कुछ इंडियंस इन रिफॉर्म्स को चाहते थे और उन्होंने इन एफर्ट्स को सपोर्ट किया। ये रिफॉर्मर्स इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, जिसका डिस्कशन हम लोग चैप्टर 6 में करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे थ्रू द आई ऑफ पीपल के बारे में। तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।